Hello everyone, welcome to Cam Academy. Myself Aso Singh, and today we discuss about NMR and unit is sensitivity of nuclei. So discuss sensitivity of nuclei. Sensitivity of nuclei. मतलब यह हुआ कि एनएमआर में आपका कौन सा न्यूक्लियाई है जो मोर सेंसिटिव है और कौन सा न्यूक्लियाई आपके लेस सेंसिटिव है। इससे आप कैसे डिफाइंड करोगे, इसी के बारे में हमें इसमें देखना है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो बहुत ही फास्ट आपको सिग्नल देते हैं, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम रिकॉर्डिंग टाइम में आपका सिग्नल आ जाता है। और कुछ न्यूक्लियाई में आपके बहुत ही ज़्यादा टाइम रिक्वायरमेंट रहती है उसमें सिग्नल को, एक सिग्नल आने में। तो जिसमें आपका फास्ट आपका सिग्नल आ रहा है, बहुत ही कम टाइम में आपका वो न्यूक्लियस, वो एनएमआर में सिग्नल आ जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो आपका मोर सेंसिटिव न्यूक्लियाई है। और जिसमें आपका बहुत ही लार्ज टाइम की रिक्वायरमेंट हो रही है सिग्नल आने में, तो उसे हम कहेंगे वो आपका क्या है, लेस सेंसिटिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको देखना है एग्जाम्पल CH3 CH2Cl। ठीक है, यदि आप एट 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, आई थिंक, ठीक है, एग्जाम्पल है 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, तो इसमें आप क्या क्या ले सकते हो, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और कार्बन भी, और दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके एनएमआर एक्टिव है, कार्बन 30 और हाइड्रोजन 1H NMR, हाइड्रोजन आइसोटोप। जब आप 1H NMR ले रहे हो और एक बार इसी कंपाउंड का आप क्या ले रहे हो, कार्बन 30, ठीक है, तो इसमें आपको सिग्नल आने के लिए आपका यदि 30 mg का रिक्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है, और इसमें आपका कितने का रिक्वायरमेंट होगा, 30 ग्राम में। ठीक, इसमें एक सिग्नल आने में अबाउट 30 सेकेंड लगेगा, 30 सेकेंड, ठीक है। लेकिन वही कार्बन 30 में आपका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा अमाउंट यूज करना होता है सिग्नल लाने के लिए, एक सिग्नल लाने के लिए, और इसमें जो रिकॉर्डिंग टाइम होता है वो आपका 30 मिनट, ठीक है। और इसमें 400 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें आपका बहुत अच्छी इंटेंसिटी की पीक आएगी और इसमें आपका क्या आएगा, लो इंटेंस पीक आएगा। ठीक है, ये आपका मोर इंटेंस पीक है, ये आपका क्या है, लेस इंटेंस पीक है। यहाँ पर कार्बन 30 का छोटा सिग्नल आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन NMR का बड़ा सिग्नल आएगा। ठीक, आप हाइड्रोजन NMR लिए, इसमें आपका सैंपल का अमाउंट क्या है, 30 mg है, बहुत ही कम है, और रिकॉर्डिंग टाइम कितना है, कितने टाइम में आपका सिग्नल आ गया, 30 सेकेंड में ही आ गया, बहुत ही फास्ट सिग्नल आया है। लेकिन वही कंपाउंड का जब आप कार्बन 30 कर रहे हो तो उसमें अमाउंट भी ज़्यादा यूज करना हो रहा है और रिकॉर्डिंग टाइम भी कितना लग रहा है, 30 मिनट, ठीक है। और इसमें आपकी इंटेंसिटी ऑफ पीक भी क्या आ रही है, कम ही आ रही है कार्बन 30 का। हाइड्रोजन NMR का क्या आ रहा है, मोर इंटेंस पीक लार्ज में आ रहा है। ठीक है, तो आप सेंसिटिविटी का मतलब क्या समझे, सेंसिटिविटी का मतलब यह हुआ कि किसी भी NMR का, आप जो भी NMR का आप सिग्नल ले रहे हो उसमें लेस अमाउंट ऑफ सैंपल रिक्वायरमेंट, सैंपल रिक्वायर्ड, ठीक है, कम अमाउंट का सैंपल की रिक्वायरमेंट रहे और लेस रिकॉर्डिंग टाइम हो। टाइम मतलब बहुत ही कम टाइम में उसका सिग्नल भी आ जाए और मोर इंटेंस पीक हो, मोर इंटेंस पीक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये आपका मोर सेंसिटिव न्यूक्लियाई है। वो आपका न्यूक्लियाई कैसा होगा, मोर सेंसिटिव न्यूक्लियाई है। ठीक है, हाइड्रोजन NMR में ये होगा, ठीक, कि लेस अमाउंट में सैंपल की रिक्वायरमेंट रहे, लेस रिकॉर्डिंग टाइम हो, कम रिकॉर्डिंग टाइम, लेस अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो, लेस रिकॉर्डिंग टाइम हो, और मोर इंटेंस की पिक आपकी आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोर सेंसिटिव
न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये होता है आपका सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियाई। और इसका मतलब ये भी हुआ ना कि 30 सेकंड में आपको सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर 30 मिनट में। तो आप जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को पल्स के रूप में जब अप्लाई करते हो तो इसमें आपका बहुत ही कम अमाउंट में पल्स की रिक्वायरमेंट हुई। लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा जब पल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है तब आपका एक सिग्नल आ रहा है, और इसमें कम रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स में ही आपका सिग्नल आ जा रहा है। कुछ आपके न्यूक्लियाई ऐसे भी होते हैं जिसमें लाखों बार पल्स अप्लाई करोगे तब उसका एक सिग्नल आएगा, तो वो आपका क्या होगा, बहुत ही लेस सेंसिटिव न्यूक्लियाई है। ठीक, तो ये होता है आपका सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियाई। लेकिन इसका प्रूफ कैसे होगा कि सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियाई को आप कैसे डिफाइन करोगे? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हाइड्रोजन एनएमआर आपका मोर सेंसिटिव है और कार्बन 30 आपका लेस सेंसिटिव है? इसका प्रूफ जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एनएमआर मोर सेंसिटिव न्यूक्लियाई है, कार्बन 30 आपका लेस सेंसिटिव है। इसे हम लोग 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, ग्रेविमेट्रिक रेशियो के थ्रू भी डिफाइन किया जा सकता है। दूसरा, नेचुरल अबेंडेंस। ठीक है, और थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक, फील्ड पर 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट आपका ग्रेविमेट्रिक रेशियो पर, नेचुरल अबंडेंस के भी थ्रू आप बता सकते हो कि कार्बन 30 आपका लेस सेंसिटिव है, हाइड्रोजन एनएमआर आपका मोर सेंसिटिव है, और थर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड से भी आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन एनएमआर मोर सेंसिटिव न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं इसके थ्रू, ग्रेविमेट्रिक रेशियो के थ्रू हम कैसे उसका प्रूव करेंगे कि आपका वो मोर सेंसिटिव होता है। देखिए, आप कंपेयर कर रहे हो ना, लेटेस्ट एग्जांपल आप ले लो कि आप CH3 CH2 Cl का आपको सिग्नल लेना है। ठीक है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इसमें आप कंपेयर इजीली कर सकते हो। अब इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन एनएमआर और कार्बन 30 दोनों में आप सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो कि क्यों आपका कार्बन 30 लेस सेंसिटिव है और हाइड्रोजन एनएमआर मोर सेंसिटिव है। सो हम कंपेयर कर रहे हैं कि 9 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, 9 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट हो रही है। 9 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आप यूज कर रहे हो तब क्या होगा। ठीक है, अब 9 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हो दोनों कंडीशन के लिए, हाइड्रोजन एनएमआर में भी 9 टेस्ला यूज हो रहा है और कार्बन 30 में भी आपका 9 टेस्ला आपका यूज हो रहा है। अब हाइड्रोजन एनएमआर का ग्रेविमेट्रिक रेशियो कितना होता है? होता है 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। ठीक है, और कार्बन 30 का कितना होता है? 10.701 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। ठीक है, तो हाइड्रोजन एनएमआर का 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला होगा, कार्बन 30 का 10.701 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला होगा। ठीक है, अब 9 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपका यूज करना हाइड्रोजन एनएमआर में, तो कितने मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे? ठीक है, इसके लिए आप कितना यूज करोगे? आपको मैंने पहले एक क्वेश्चन में बताया था, ग्रेविमेट्रिक रेशियो ऑफ कार्बन 30 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ग्रेविमेट्रिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एनएमआर। इसका मतलब यही था ना कि 500 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में जितनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होगी हाइड्रोजन एनएमआर के लिए, उतनी मैग्नेटिक फील्ड यदि आप कार्बन 30 के लिए यूज करोगे तो उसका 1/4 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना होगा। ठीक है, जैसे इसका यदि आप 9 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपका 500 मेगाहर्ट्ज में जनरेट हो रहा है, 500 मेगाहर्ट्ज में 9 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो कार्बन 30 के लिए कितना मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा? 125 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट आपका यूज करना होगा। ये चीज़ यहाँ से मैं प्रूव कर चुका हूँ। ठीक, और अब यहाँ पर आप देखो कि ग्रेविमेट्रिक रेशियो इसका कितना है, ये 10 है, 10 का ये कितना है, 4 टाइम है। तो आपका देखो, यदि एक चीज़ मैंने पहले बताया था कि जितना ज़्यादा मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उतना अच्छी इंटेंस पीक आपकी जनरेट होती है। होता क्या है कि यदि आप 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो हाइड्रोजन एनएमआर के लिए यदि आप 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो इसमें आपका जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, और
कार्बन 30 के लिए जब आप यूज करोगे तो कार्बन 30 में वो आपका एनर्जी गैप कितना होगा, कम होगा। ठीक है, दोनों आपके जो, जब मैं सिग्नल के बारे में जब आपको बता रहा था तो उसमें मैंने डिफाइंड किया था कि ये जो न्यूक्लियाई होते हैं जो अपोज करते हैं वो आपके कहाँ हो जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, जो अपोज नहीं करते हैं वो आपके नीचे आ जाते हैं। इनके बीच आपका ये एनर्जी गैप जनरेट होता है जो आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है। तो इसमें यही है, जब आप कार्बन 30 यूज करोगे तो कार्बन 30 में आपका कम एनर्जी गैप होगा और इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका 4 टाइम ज़्यादा, 4 टाइम्स होगा। यहाँ पर जो एनर्जी गैप है उसका 4 टाइम्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्राविमेट्रिक रेशियो कितना है, 4 टाइम है। तो कार्बन 30 में जो एनर्जी गैप होगा दोनों न्यूक्लियाई के डिफरेंस के बीच में, वो आपका इसका कितना होगा, 4 टाइम होगा। ठीक, और दूसरा रीजन आप ये भी बता सकते हो कि आप 500 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो तो 500 मेगाहर्ट्ज़ के इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी आपका मोर इंटेंस पिक आपका जनरेट होगा। लेकिन 125 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो उसमें कम एनर्जी गैप होगा, इसलिए वो आपका क्या होगा, लेस इंटेंस पिक को जनरेट करेगा। होता क्या है, अब देखिए यहाँ पर आपका मोर एनर्जी गैप है, यहाँ पर आपका लेस एनर्जी गैप है। और मैंने आपको ये भी चीज़ बताया था, जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ज़्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें जो पॉपुलेशन डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, हाई होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप क्या है, ज़्यादा है। लेकिन इसमें पॉपुलेशन डिफरेंस क्या होगा, वो आपका लो होगा। इसके लिए इस चीज़ को समझने के लिए आप पहला जो लेक्चर था उससे आप ध्यान से देख लोगे, तो ये सब चीज़ मैंने वहाँ डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिफरेंस यहाँ पर हाई होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन डिफरेंस लो होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स अप्लाई करते हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स अप्लाई करते हो। जब रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स अप्लाई करोगे तो वो यहाँ पर जो न्यूक्लियाई होंगे ग्राउंड स्टेट में उसके प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी से मैच करेगा, और जब प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी से वो मैच करेगा तो आपका क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। वो न्यूक्लियाई जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी है, प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी अब न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट से मैच करेगा, आपका क्या होगा, वो ट्रांजिशन करेगा, और उसके ट्रांजिशन के अबाउट ही आपका क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो ये आपका मोर इंटेंस पिक बना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी गैप क्या है, कम है। जब एनर्जी गैप कम है तो पॉपुलेशन डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जब पॉपुलेशन डिफरेंस कम है तो इसमें क्या होगा, आप जब रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ अप्लाई करोगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई जब यहाँ करोगे तो यह जब इसके प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी से मैच करेगा तो ये आपका क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, लेस इंटेंस पिक बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, मोर इंटेंस पिक जनरेट होगी। तो लेस इंटेंस पिक आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे एनएमआर में, बहुत छोटी पिक होती है जिसे आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ भले ही मैं इतना बड़ा दिखा दिया हूँ लेकिन पिक इतनी छोटी होती है कि उससे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही कारण है कि आपका यह क्या है, मोर सेंसिटिव न्यूक्लियाई होता है। हाइड्रोजन एनएमआर क्या होता है, मोर सेंसिटिव है, यह आपका क्या है, लेस सेंसिटिव है। तो ग्राविमेट्रिक रेशियो में हमने क्या देखा, यही कि कोई एक कंपाउंड ले लिए थे CH3CH2Cl, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई किए कोई भी, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो तो सेम मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंडीशन में आप लोगे। 9 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हाइड्रोजन एनएमआर का ग्राविमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 42.57 मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला, और कार्बन 30 का 10.701 मेगाहर्ट्ज़ पर टेस्ला। अब यदि आप सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए मैंने एक इक्वेशन बताया, ग्राविमेट्रिक रेशियो ऑफ द कार्बन 30 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ग्राविमेट्रिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज मीन्स कि हाइड्रोजन एनएमआर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आप यूज कर रहे हो, यदि आप 500 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट में जितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड कार्बन 30 के लिए आपको उसका 1/4 यूज करना होगा। ठीक है, तो यदि आप इसके लिए आप 500 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो 9 टेस्ला के लिए, तो 9 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कार्बन 30 में 125 मेगाहर्ट्ज़ में ही जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब यह आपका क्या है यहाँ पर, अब यह जो एनर्जी गैप होता है न्यूक्लियाई के बीच में वो आपका क्या है, इसका 10.701 है, कम एनर्जी गैप होगा। लेकिन हाइड्रोजन एनएमआर का क्या है, 4 टाइम है ना, तो इसके एनर्जी गैप का वो क्या होगा, 4 टाइम होगा। फर्स्ट रीजन ये हो गया। सेकंड क्या था कि आप इसमें 500 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, तो 500 मेगाहर्ट्ज़ के इंस्ट्रूमेंट में आपकी इंटेंसिटी आप पिक क्या आएगी, बहुत ही बेटर आएगी। तो जब बेटर आएगी तो उसके में आपका क्या होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, तभी ना मोर इंटेंस पिक आपका जनरेट होगा। लेकिन 125 में आपका कम होगा। अब जितना ज़्यादा एनर्जी गैप बढ़ते चल जाता है उतना ज़्यादा आपका पॉपुलेशन डिफरेंस जनरेट
होते चल जाता है। जब पॉपुलेशन डिफरेंस ज़्यादा जनरेट होगा फिर आप क्या करोगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी को अप्लाई किए, वो इस न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट के न्यूक्लियाई से के प्रिकर्सर फ्रिक्वेंसी से मैच होता है और उसके अबाउट वो क्या करता है, ट्रांजिशन करता है और उसके अबाउट आपका यह सिग्नल दे देगा। लेकिन इसमें आपका लेस इंटेंस आया, इसमें आपका मोर इंटेंस, ये आपका ऑब्जर्व नहीं होता है। इसलिए इसको यदि आप चाह रहे हो कार्बन 30 का ऑब्जर्व हो तो हाई मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो वो भी आपका ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इसलिए मैं बताया था कि हाइड्रो एनएमआर आपका क्या होता है, मोर सेंसिटिव न्यूक्लियाई होता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड नेचुरल अबंडेंस से भी आप बता सकते हो कि कितना कैसा सिग्नल आएगा नेचुरल अबंडेंस से। सेम एग्जांपल ले ले रहा हूँ, CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब इसका जब आप नेचुरल अबंडेंस से कैसे बताओगे, उसके लिए देखो इसमें होगा क्या कि देखिए आपका एग्जांपल ही ले रहा हूँ ना, तो एग्जांपल में आप देख लो, लेट कंसीडर, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें इसका ये जो सैंपल आप जो ले रहे हो उस सैंपल में 1000 मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट हैं, 1000 मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन सैंपल, ऑन सैंपल में आपके 1000 मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट हैं। तब आप जब हाइड्रोजन एनएमआर लोगे, फर्स्ट आप हाइड्रोजन और कार्बन 30 में कंपेयर कर रहे हो ना, तो हाइड्रोजन ले रहे हो और कार्बन 30 ले रहे हो। हाइड्रोजन एनएमआर का जो नेचुरल अबंडेंस कितना होता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था 99.98% होता है। ठीक, और कार्बन 30 का कितना होता है 1.1%, और कार्बन 12 का कितना होता है, वो होता है 98.9%। ठीक है, मतलब इस सैंपल में यदि आप हाइड्रोजन एनएमआर इस सैंपल को लोगे तो उसमें केवल 99.98% मॉलिक्यूल ही एनएमआर एक्टिव होंगे जो आपके एनएमआर में सिग्नल देंगे। ठीक है, तो 1000 मॉलिक्यूल आप सैंपल में एज्यूम किए हो, उसका 99.8% का मतलब कितना हुआ, कितने मॉलिक्यूल हुए, 998 मॉलिक्यूल। मतलब कि उसमें 998 मॉलिक्यूल है, 998 मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन एनएमआर में सिग्नल देंगे। 2 मॉलिक्यूल आपके सिग्नल नहीं देंगे, वो आपके हो सकते हैं हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप हो, ड्यूटेरियम ट्राइटिरियम है, वो आपके एनएमआर इनएक्टिव हो सकते हैं, इस वजह से वो आपके सिग्नल नहीं दे रहे हैं। तो 998 मॉलिक्यूल ही आपके हाइड्रोजन एनएमआर में सिग्नल देंगे। लेकिन कार्बन 30 का आप सिग्नल लोगे तो कितना आएगा, मतलब 1000 के केवल 1.1% मॉलिक्यूल हैं जो कार्बन 30 में सिग्नल देंगे, तो वो उसका कितना हुआ, मतलब 11 मॉलिक्यूल्स, 11 मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके एनएमआर में कार्बन 30 एनएमआर जब आप करोगे तो वो आपका क्या देगा, सिग्नल देगा। और कार्बन 12 का 98.9% कितना हुआ, 989 मॉलिक्यूल। अब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और कार्बन 30 आपके एनएमआर एक्टिव होते हैं, लेकिन कार्बन 12 आपके एनएमआर क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिफाइंड किया था। अब 989 मॉलिक्यूल ये आपका क्या है, एनएमआर इनएक्टिव है, इसकी आई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दैट इज मीन्स कि कार्बन 30 जब एनएमआर करोगे तो कार्बन 30 एनएमआर में 2 आइसोटोप होंगे, एक कार्बन 12 होगा, उस कंपाउंड में 2 आइसोटोप होंगे, कार्बन 12 और कार्बन 30 है। जब आप कार्बन 30 कर रहे हो तो उसमें कार्बन 12 आपका क्या है, 989 मॉलिक्यूल एनएमआर इनएक्टिव है, मतलब कि वो एनएमआर में आपका सिग्नल नहीं देंगे, केवल 11 मॉलिक्यूल ही आपके क्या देंगे, सिग्नल देंगे। अब देखिए मैंने एक चीज़ और डिफाइंड किया था, किसी भी सिग्नल की एरिया रेशियो, सिग्नल एरिया रेशियो आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई में। सिग्नल का जो एरिया रेशियो होता है वो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई में। अब देखो जब आप हाइड्रोजन एनएमआर ले रहे हो, हाइड्रोजन एनएमआर ले रहे हो तो उसमें आपके 998 मॉलिक्यूल आपके सिग्नल देंगे। तो जब 998 मॉलिक्यूल जब सिग्नल देंगे तो उसका एरिया रेशियो ज़्यादा आएगा। अब
दूसरा कार्बन 30 जब आप NMR करोगे तो केवल उसके 11 मालिक्यूल सिग्नल दे रहे हैं, तो कार्बन 30 के केस में क्या होगा, कार्बन 30 के केस में केवल 11 मालिक्यूल देंगे तो उसकी एरिया रेशियो क्या होगी, कम होगी, तो उसकी एरिया रेशियो ये आ गई। तो ये आपका हो गया हाइड्रो NMR का, ये आपका आ गया कार्बन 30 का। तो ये तो आपका क्या है, मोर इंटेंस पिक है, तो ये आपका क्या होगा, ऑब्जर्व होगा। लेकिन ये आपका ऑब्जर्व होगा, नहीं ऑब्जर्व होगा। जब ये ऑब्जर्व नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया, लेस सेंसिटिव न्यूक्लियाई। दैट इज मीन्स कि इसको बेटर सिग्नल देने के लिए हाई मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा। ठीक, तो यह था आपका नेचुरल अबंडेंस के थ्रू आप कैसे प्रूव करोगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का रीजन जो है वो आपका फर्स्ट ग्रामेटिक रेशियो में भी आपको डिफाइंड कर दिया गया है कि आपका है मैग्नेटिक फील्ड से आप कैसे डिफाइंड करोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्या है, यदि मैं सोच रहा हूँ कि B0 आप ले लो 11.74 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आप ले रहे हो। ठीक है, 11.74 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो रहा है। तो यदि आप हाइड्रोजन NMR करोगे और एक बार आप क्या कर रहे हो, कार्बन 30, तो आप कंपेयर कर रहे हो ना मोर सेंसिटिव कौन है, तो हाइड्रोजन NMR के लिए 11.74 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कितने मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में यूज होगा, 500 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में यूज होगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, प्रिकर्सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ग्रामेटिक रेशियो इंटू B0 वाले फार्मूला से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप जब हाइड्रो NMR ले रहे हो तो उसके लिए 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करना हो रहा है। लेकिन वही जगह जब आप कार्बन 30 यूज कर रहे हो तो उसमें आपको कितना 125 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करना हो रहा है। यह क्वेश्चन मैं बात पहले लगा भी चुका हूँ, यदि नहीं सॉल्व होगा तो आप उसे पीछे आप देख सकते हो लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो 11.74 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में आपको 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ और यहाँ पर 125 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। अब यह 125 का क्या है, 4 टाइम है ना। और दूसरा रीजन यह भी है, जब आप 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो उसमें आपको मोर इंटेंस पिक जनरेट होती है, तो इसमें आपका एनर्जी गैप क्या होता है, ज़्यादा होगा, तभी आपका मोर इंटेंस पिक जनरेट होगा। लेकिन इसमें आपका एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तब फिर वही प्रोसेस होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स के रूप में आप अप्लाई करोगे और ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर आपका न्यूक्लियर का ट्रांजिशन होगा और उसके अबाउट ये आपका सिग्नल दे देगा। और यहाँ भी आपका क्या होगा, वही रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आप अप्लाई करोगे यहाँ पर भी आपका ऐसे ही सिग्नल आएगा। अब ये आपका क्या दे दिया, मोर इंटेंस पिक दिया, ये आपका लेस इंटेंस पिक दे रहा है। सेम मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका मोर इंटेंस पिक दे रहा है, ये आपका क्या दे रहा है, लेस इंटेंस पिक आपका दे रहा है। तो यहाँ से भी ये लेस इंटेंस पिक आपका ऑब्जर्व नहीं होता है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि हाइड्रो NMR आपका क्या है, मोर सेंसिटिव है, कार्बन 30 आपका लेस सेंसिटिव है। ये आपका कम मेगाहर्ट्ज, ये आपका क्या है, ये आपका मोर सेंसिटिव न्यूक्लियाई है ड्यू टू द ये आपका सेम मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा सिग्नल आपका दे रहा है। ठीक है, तो यह था आज का जो लेक्चर था, इसमें मैंने यह बताया कि सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियाई, कि सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियाई होता क्या है, कैसे आप उसे प्रूव करोगे कि कोई भी न्यूक्लियाई आपका मोर सेंसिटिव है और यह न्यूक्लियाई आपका लेस सेंसिटिव है। ठीक है, अब यहाँ आपका बेसिक NMR का जो यूनिट था वो आपका ख़त्म हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 5 पॉइंट। NMR में आपके 5 पॉइंट को आपको डिफाइन करना है। फर्स्ट, नंबर ऑफ सिग्नल, मतलब किसी भी कंपाउंड में कितने सिग्नल आएंगे, इसे कैसे आप बताओगे। दूसरा पॉइंट, पोजीशन ऑफ सिग्नल, दैट इज मीन्स केमिकल शिफ्ट, किसी भी सिग्नल का पोजीशन आप कैसे बताओगे कि वो यहाँ पर सिग्नल आएगा, वो कैसे आप डिफाइन करोगे। ठीक, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, मल्टीप्लिसिटी, मतलब कुछ जो सिग्नल होते हैं वो एक से ज़्यादा भाग में भी डिवाइड हो जाते हैं, तो थर्ड पॉइंट वो है। फोर्थ, एरिया रेशियो, कोई भी सिग्नल का एरिया कितना होता है ये कैसे आप बताओगे। और फिफ्थ, कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा, इस चीज़ के 5 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम लोग आएंगे NMR का क्वेश्चन सॉल्व करने पर। ठीक है, तो अभी आपका बेसिक चला है, अब वो 5 पॉइंट क्लियर होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे NMR का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यह था, यहाँ पर आपका ये बेसिक आज NMR ख़त्म हो गया। ठीक, सो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।